ये जो सारा हम पढ़ेंगे ना, अब इसमें क्या है कि जो स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है, वो स्प्लेन के अंदर ब्लड लेके जा रही है, ठीक है, और उसके बाद में स्प्लेनिक वेन जो है वो वहाँ से ड्रेनेज का काम कर रही है। ये सारी प्रोसेस जो हो रही है, जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये उन दोनों के बीच का पार्ट है। आर्टरी एज ए रिसीवर और ड्रेनर जो है वो वेन है। तो ये सारा कुछ जो हम अभी लेक्चर का वो रखेंगे, इस बीच के ये प्रोसेस है जिसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई जब होती है आरबीसी से रिलेटेड, तो आरबीसी में अब यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्लीन के साथ में कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, पहली चीज़ तो है कि अगर हम बात करें कि आरबीसी की प्रोडक्शन, ठीक है, अगर फीटल स्टेज की हम बात करते हैं तो स्प्लीन आरबीसी प्रोड्यूस भी करता है, क्योंकि सबसे पहले यॉर्क सैक, उसके बाद लीवर, और लीवर के बाद में फिर स्प्लीन, और स्प्लीन के बाद फिर बोन मैरो। इस तरह से एक लाइन बनती है। अब आरबीसी को प्रोड्यूस भी वो करता है स्प्लीन, ठीक है, उसकी वो भी पावर है। और दूसरा वर्ड इसी में यूज किया जाता है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आरबीसी हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, वो एज्ड हो, डैमेज्ड हो, इन्फेक्टेड हो, तो सभी तरह के जो आरबीसी हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया करने की सबसे ज़्यादा पावर जो है वो इसके अंदर है, स्प्लीन के अंदर। अब इसमें अगर आप एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि अगर हम आरबीसी को ही देखें, आरबीसी है क्या भाई? एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो हीमोग्लोबिन को कैरी किए हुए है। और हीमोग्लोबिन क्या है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में काम आती है। तो मेन चीज़ है कि आरबीसी जो है उसकी जो एज हो जाती है, एज कितनी, लगभग मानते हैं 120 दिन की। उसके बाद में क्या होता है कि आरबीसी स्प्लीन के अंदर जाता है, और स्प्लीन के अंदर जाने के बाद में स्प्लीन उसको, क्योंकि स्प्लीन की इंटरनल प्रोसेस होती है, इसमें साइनसॉइड्स होते हैं, साइनसिस होते हैं, उसके बाद में मैक्रोफेजिस होते हैं, मैक्रोफेज प्रोसेस होती है, ठीक है, और मैक्रोफेजिस जो हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस बनती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक केमिकल एंजाइम, केमिकल नहीं है वो, सही प्रॉपरली एंजाइम का नाम दीजिए, जिसे हम बोलते हैं G6PD। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, क्योंकि जैसे हमारी एज डिसाइड करते हैं, कुछ हार्मोन्स करते हैं, ठीक है, इसी तरह से जो आरबीसी की एज है वो इस एंजाइम पर डिपेंड होती है। जैसे जैसे ये इसके आरबीसी के साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे जैसे इस एंजाइम का जो स्तर है वो डाउन आ जाएगा, मतलब एज बढ़ती जाएगी और इसका स्तर डाउन आता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो G6PD जिसका लेवल डाउन हो जाएगा एंजाइम का, उसके बाद में क्या है कि उसके अंदर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो जाएगी। इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो जैसे हम लोग बचपन देखें इंसान का और बुढ़ापा देखें, सेम लाइक कंडीशन है कि बचपन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो ओल्ड एज है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? G6PD एक एंजाइम। तो पहला डिवीजन जो हुआ है आरबीसी का, डिग्रेडेशन जो हुआ है वो किसके कारण हो गया? एंजाइम के कारण। अब इसमें अगला जो स्टेप चलता है, क्योंकि आरबीसी को डिग्रेड किया गया, तो इसमें क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं, बाइलिपिड्स इसकी लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है वो होती है बाइलिपिड्स, डिग्रेड करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके और उसे रीयूज के लिए रख लिया जाता है या रीयूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो पहला रोल तो आया, ठीक। उसके बाद में फिर कंडीशन आती है कि हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का भी आप लोगों को पता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन,
HB ही। अब कंडीशन क्या होती है, जब आप लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था कि इसके अंदर कुछ 3 या 4 तरह के प्रोटीन बताए गए थे, उनमें से एक ग्लोबिन था। ठीक है, अब कंडीशन क्या आती है कि जो प्रोटीन है उसको भी, ग्लोबिन को भी तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद में फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है जो हीम फैक्टर है। हीम फैक्टर में क्या होता है कि इसके साथ में 4 पायरोल रिंग्स जुड़े हुए होते हैं और उनकी एक चैन बनी हुई होती है। ठीक है, उसमें भी इंटरनल प्रोसेस काफ़ी होती है। तो उसे जब डिटोरिएट किया जाता है या उसे जब ख़त्म किया जाता है तो पायरोल रिंग्स को प्रोसेस होती है हिमोक्सीजेनेस। हिमोक्सीजेनेस एक प्रोसेस होती है जिसके कारण उसे सेपरेट किया जाता है और जो आयरन होता है हमारा Fe2+, ये अलग कर लिया जाता है और अलग करके स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम हिमोसाइड्रिन, एक प्रोसेस का नाम है इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड जो प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, आयरन स्टोर कर लिया लेकिन जो पायरोल रिंग्स है उनकी जो चैन है जो उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या उसका जो वेस्टेज बनता है वो बनता है बिलीवर्डिन। अब बिलीवर्डिन पे स्प्लीन के अंदर ही एक और प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं बिलीवर्डिन रिडक्टेज। अब इस प्रोसेस में ये होता है कि बिलीवर्डिन जो है बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बिलीरुबिन कहाँ से आया? बिलीवर्डिन से। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड 2 तरह का बिलीरुबिन होता है। तो अभी यहाँ पे जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है इसमें कुछ चीज़ें आती है कि एक तो ये होता है फैट सोल्यूबल, फैट के द्वारा ड्राइव किया जाता है। ठीक है, और एक ये होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, तो ये हमारे जो सेल और टिश्यू हैं उन्हें हार्म कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है कि इसे जैसे स्प्लीन से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि जो ये सारी प्रोसेस थी इसे बोलते हैं हम रेस, RES। रेस का मतलब है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के थ्रू ये जो प्रोसेस है ये की गई है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में उसे कन्वर्ट कर दिया गया। किसको? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिला था? RBC से मिला था। ठीक, तो इसे कन्वर्ट होने के बाद में अब ये जो हम रेस की बात करें तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है ये हमें नॉर्मली लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो तीनों जगह पर देखने के लिए मिलेगा। लीवर वाला चैप्टर जो मैंने नेक्स्ट क्लास लेनी है ट्यूसडे, हम उसमें कंप्लीट करेंगे तो उसमें डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, ये बस मोटा मोटा आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने मुड़ के तो आना है कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है इसे जाना है लीवर में, क्योंकि ये जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन का काम क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइंड करके और लीवर के अंदर पहुंचाना। अगली प्रोसेस फिर लीवर की चलेगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारे सवाल निकलते हैं, एक तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है और हमारी जो मेम्ब्रेन है सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ये किसकी होती है? बाइलिपिड्स होती है। ठीक है, तो ये इजीली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इजीली जा सकता है, लेकिन ये टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक चीज अगर सेल या टिश्यू के अंदर जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा कि वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी या डैमेज करेगी। अब इसी कंडीशन से बचाने के लिए एल्बुमिन इसे बाइंड करता है। बट इन केस ऑफ अगर ये यहाँ पे कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन बन जाती है और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइंड नहीं होता है तो हमारे ये सेल को, टिश्यू को, दोनों को डैमेज करेगी। ठीक है, और उसमें मोस्टली
एक जो अगर हम न्यूबॉर्न बेबी से स्टार्ट करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। अब बढ़ने का कारण क्या हो सकता है भैया? तो लीवर जो है, क्योंकि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें लीवर की क्या कंडीशन आती है कि लीवर उतनी स्ट्रेंथ में नहीं होता। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट में फ़र्क है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि लीवर की स्ट्रेंथ प्रॉपर है नहीं तो वो एल्बुमिन प्रॉपर बना नहीं रहा। दो चीज़ तो ये होगी। तीसरा एक फैक्टर और भी आ जाता है इसमें कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली मैच्योर तो है नहीं, तो ब्रेन को मैच्योर होने में भी टाइम लगता है। तो ब्रेन का जो हमारा ये है ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता तो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो उसमें एक डिजीज का नाम लिया जाता है जो कनेक्टर डिजीज है, ठीक है। ये जॉइंट्स पे भी इफेक्ट डालती है, स्केलेटल मसल जॉइंट जो उन पे भी इफेक्ट डालेगी और ब्रेन पे भी इफेक्ट डालेगी। तो उस डिजीज को बोलते हैं कनेक्टर्स डिजीज, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम आते हैं न्यूरोथेरेपी में, कि न्यूरोथेरेपी में हम क्या क्या और किस किस तरह से मैनेज करेंगे। तो पहला जो हमारा वो आता है, जब हम स्प्लिन से इसका डिग्रेडेशन कराते हैं, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है वो होता ही होता है। तो क्या जो हमारे एनेमिक केस हैं उनमें स्प्लिन देना चाहिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस एंजाइम की बात करें G6PD की, ठीक है, तो एनीमिया जब हम पढ़ेंगे, एनीमिया में भी क्योंकि टाइप ऑफ एनीमिया है, ठीक है, तो एनीमिया में इसका बहुत ज़्यादा रोल आता है, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेशली एक क्लास जो है आने वाले महीने में ट्यूसडे में, कोई से भी ट्यूसडे में रखेंगे, क्योंकि मेरी क्लास मोस्टली ट्यूसडे में ही होती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर हमारा जो सेल है एनीमिया में, देखिए एनीमिया को अगर हम काउंट करेंगे तो एनिसोसाइट्स मैंने पहले एक जब उसके लिए लिया था, ब्लड के लिए एक क्लास ली थी, तो उसमें आपको एनिसोसाइट्स बताया था जिसमें कि इनके साइज में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एनीमिया है वो है हीमोलाइसिस या हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्टली उसमें वो करेंगे। तो एक तो एनीमिया में हम स्प्लिन दें या ना दें, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर बिलीवर्डिन बढ़ा हुआ है तो क्या हम स्प्लिन देंगे या नहीं देंगे। नंबर 2, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हम स्प्लिन देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तीसरी चीज, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, किसमें, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड स्ट्रीम में, तो क्या हम स्प्लिन देंगे, ठीक। अगली चीज, अगर कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमें स्प्लिन देना चाहिए या नहीं। जबकि मैंने पहले एक सेशन जो लिया था ऑटोइम्यूनिटी का, उसमें आप लोगों को बताया था कि जब हम थाइमस के बारे में बात करते हैं तो उसमें ये क्लियर हुआ था कि हमारा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर ही टी सप्रेसर सेल होते हैं और टी सप्रेसर सेल का काम होता है ऑटोइम्यूनिटी को स्टॉप करना, ठीक है। तो स्प्लिन के हमारे जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी जो लीवर के बारे में है ये आने वाले हम ट्यूसडे पे लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इससे आगे इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हमने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में ट्रांसफर करवाना है और उसके बाद में यूरोबिलिन और स्टरकोबिलिन में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ट्यूसडे वाली क्लास में।